नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर गति के नियम लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम दो छोटे छोटे बिंदु क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अरस्तु की भ्रामकता, उसके पश्चात जड़त्व। ये दो छोटे छोटे बिंदु हैं, इनको एक एक करके यहां पर समझेंगे, देखेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर देख लिया। पहला चैप्टर मात्रा के मापन, दूसरा चैप्टर सरल रेखा में गति और तीसरा चैप्टर समतल में गति। तीनों चैप्टर के सभी टॉपिक्स का एक एक करके अध्ययन कर लिया, उनको अच्छे से हमने समझ लिया। आज के इस वीडियो से हम चौथा चैप्टर गति के नियम लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अपना जो चैप्टर है वो है गति के नियम। इस चैप्टर में हम गति के नियमों का अध्ययन करेंगे, अच्छे से उनको समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। उनसे पहले हम दो छोटे छोटे बिंदुओं को यहां पर समझेंगे, क्लियर करेंगे। पहला तो बिंदु है अरस्तु की भ्रामकता। देखिए, अरस्तु है वो लगभग 2000-2500 साल पहले एक ग्रीक के विचारक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं। उनके द्वारा एक भ्रामकता क्रिएट की गई, उस भ्रामकता को यहां पर हम समझेंगे। पहले तो मैं बात करता हूं कि ये जो अरस्तु है ये किस टाइम पीरियड में हुए हैं। अरस्तु देखिए 322 ईसा पूर्व, थोड़ा सा 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक ये ग्रीक के एक विचारक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं। ओके, अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि इनके द्वारा जो भ्रामकता क्रिएट की गई है वो क्या है। इन्होंने ये कहा कि किसी भी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। इनकी भ्रामकता ये थी कि यदि कोई वस्तु है और उसे गतिमान बनाए रखने हेतु हमें लगातार एक बल लगाना पड़ेगा। और उसके उन्होंने दो एग्जाम्पल्स भी दिए, और वो एग्जाम्पल जब तक आप फिजिक्स नहीं पढ़ते वो अपने दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। अरस्तु की बातें हैं वो बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो अरस्तु की भ्रामकता आपको समझ आ जाती है। अरस्तु क्या कहते हैं पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए, किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उस पर लगातार बल लगाने की आवश्यकता होती है। उस पर लगातार बल लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। ओके,
कि हमारे पास में कोई वस्तु है और उस वस्तु को यदि आप लगातार गतिमान बनाए रख रहे हैं, गतिशील बनाए रख रहे हैं, तो उस पर एक बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ये अरस्तु ने कहा। ठीक है, इन्होंने और क्या कहा, इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए। और पहला एग्जाम्पल क्या है कि यदि कोई धनुष से बाण छोड़ा गया है तो उस तीर को गतिमान बनाए रखने का काम है उसके पीछे की वायु करती है। तीर आगे चल रहा है, उसके पीछे की जो वायु होती है वो उस तीर को धक्का मारती है, इस वजह से वो तीर है वो लगातार गति करता रहता है। वायु का प्रभाव जब कम हो जाता है तब तीर नीचे गिर जाता है, उसकी गति कम हो जाती है। धनुष से छोड़े गए, धनुष से छोड़े गए तीर को उसके पीछे की वायु, उसके पीछे की वायु गतिमान बनाए रखती है। पीछे की वायु धक्का मारते हुए या बल लगाकर, धक्का लगाकर, धक्का लगाकर उसे गतिमान बनाए रखती है, से गतिमान बनाए रखती है। तो तीर है उसके पीछे से धक्का लगता है और उसकी वजह से जो तीर है वो आगे की ओर गति करता है। ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में फिट बैठ जाती है कि पीछे से धक्का लगेगा तभी ही तीर आगे की ओर गति कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, खिलौने वाली गाड़ी को, ये हमारे पास में कोई खिलौने वाली गाड़ी है, इसमें टायर लगे हुए हैं, इसको एक धागे से बांधकर खींचा जा रहा है, बल से खींचा जा रहा है। जब तक आप इस गाड़ी को खींचोगे, इस धागे से बल लगाकर खींचोगे तो ये गति करेगी। आपने खींचना बंद कर दिया तो इसकी गति भी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको गतिमान बनाए रखने के लिए हमें इस धागे को खींचना पड़ेगा। खिलौने वाली गाड़ी को गतिमान बनाए रखने के लिए हमें इस धागे को लगातार खींचना पड़ेगा। आपने खींचना बंद कर दिया तो इस गाड़ी ने गति करना भी बंद कर देना है। चलिए ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। खिलौने वाली गाड़ी को गतिमान बनाए रखने के लिए, खिलौने वाली गाड़ी को गतिमान बनाए रखने हेतु, बनाए रखने के लिए उससे जुड़े धागे को लगातार खींचना होगा। धागे को लगातार खींचना पड़ता है। आपने खींचना बंद कर दिया तो गाड़ी की गति रुक जाएगी, गति करना बंद हो जाएगा। ये बात भी बिल्कुल फिट बैठती है, अरस्तु की जो बातें है वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है। एक और एग्जाम्पल हम आपके लिए लेते हैं। इन्होंने ये कहा कि यदि कोई गेंद है और उसको फर्श पर लुढ़का दे तो वो थोड़ी देर बाद में गति करना बंद कर देती है, क्योंकि उसके ऊपर लगातार कोई बल काम नहीं करता। तो फर्श पर गेंद को लुढ़काने पर उसकी गति का रुक जाना, ये भी किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसके ऊपर बल नहीं लग रहा। तीसरी क्या है? तीसरा एग्जाम्पल देखें, फर्श पर गेंद को लुढ़काने पर,
गेंद को लुढ़काने पर थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात, थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात, करने के पश्चात रुक जाना, थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात रुक जाना। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उसके ऊपर बल नहीं लग रहा, क्योंकि गेंद को गतिमान रखने वाला बल नहीं लगता, क्योंकि गेंद को गतिमान बनाए रखने वाला बल नहीं लगता, वाला बल कार्य नहीं करता है। गेंद को गतिमान बनाए रखने वाला बल कार्य नहीं करता है, नहीं करता है। इस वजह से जो गेंद है वो चलते चलते ही रुक जाती है। ये 3 एग्जाम्पल है जिससे अरस्तु की जो बात है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा लगता है कि अरस्तु ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन हकीकत यह है, वास्तविकता क्या है? ये तो अरस्तु की बातें हो गई। अब मैं आपको वास्तविक बात बताने जा रहा हूं कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है, किसी नियत वेग से गति कर रही है, तो उसे गतिमान बनाए रखने के लिए कोई अतिरिक्त बल की आवश्यकता नहीं होती। जिस वेग से गति कर रही है, जिस दिशा में गति कर रही है, यदि कोई उसके ऊपर बाहर से कोई बल नहीं लगता तो वो हमेशा और हमेशा के लिए गति करती रहेगी। फिर अरस्तु को ये भ्रामकता कैसे क्रिएट हुई? देखो, हकीकत क्या है कि नियत वेग से गतिशील वस्तु पर बाह्य बल न लगे तो वो उसी वेग से उसी दिशा में हमेशा के लिए गति करती रहेगी। ठीक है, अब उसको ये जो भ्रामकता है वो कैसे क्रिएट हुई? क्योंकि किसी गतिशील वस्तु को रोकने वाले कुछ अदृश्य बल होते हैं जिनके बारे में अरस्तु को पता नहीं था। अरस्तु को उस वक्त उन बलों के बारे में जानकारी नहीं थी। उन बलों को हम अवरोधी बल कह रहे हैं, जो गति का अवरोध करते हैं और जो खिलौना है, गेंद है, इनकी गति को रोक देते हैं। ठीक है, अब हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या है? वास्तविकता क्या है? नियत वेग से यदि बाह्य बल नहीं लगे, कौन सा बल नहीं लगे? बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में बाहर से कोई बल काम नहीं कर रहा हो, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में नियत वेग से गतिशील वस्तु, नियत वेग से गतिमान वस्तु, वस्तु सदैव उसी वेग से ही गति करती रहेगी। सदैव की बात है, कभी नहीं रुकेगी। यदि कोई बाहर से बल काम नहीं कर रहा, सदैव उसी वेग से गतिमान रहेगी, उसी वेग से गतिमान रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब ये बात है जो हकीकत है, सत्य है। ये जो बात है ये बिल्कुल सही है। फिर यहां पर अरस्तु को एक भ्रामकता क्रिएट हो गई है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पीछे है अवरोधी बलों के कारण। एक अवरोधी बलों के बारे में कारण से जो वस्तु है उसकी गति रुक जाती है। एक्चुअल में जैसे मान लीजिए कि ये गेंद है, वो रुक क्यों गई? क्योंकि उसके ऊपर बल लगा। उसके ऊपर क्या लगा? एक अवरोधी बल लगा जो कि घर्षण बल है। ये किस वजह से रुक जाती है? एक्चुअल में किस वजह से रुकती है? एक गतिशील गेंद
फर्श पर थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात घर्षण के कारण रुक जाती है। आप किसी खिलौने वाली गाड़ी को खींच रहे हैं धागे से बांधकर, आप नहीं खींचते तो घर्षण के कारण से खिलौने वाली गाड़ी रुक जाती है। ओके, तो जैसे आप किसी वायु में किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो वायु के अवरोध के कारण से वो रुक जाएगी। तो कुछ बल हैं जिनके बारे में अरस्तु को पता नहीं था, उनको हम अवरोधी बल कह रहे हैं। तो अवरोधी बलों के कारण से वस्तु की जो गति है वो रुक जाती है। अवरोधी बल जैसे हो सकता है वायु का प्रतिरोध हो सकता है वो घर्षण बल हो सकता है श्यान बल हो। इन बलों की अज्ञानता के कारण से अरस्तु की ये भ्रामकता क्रिएट होती है। मैं आपके सामने रख देता हूं इस लाइन को भी। क्या है देखिए, अवरोधी बलों की अज्ञानता के कारण, अवरोधी बलों की अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण अरस्तु की भ्रामकता उत्पन्न होती है। अरस्तु की भ्रामकता उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे कि अवरोधी बल कौन कौन से हैं। तो हो सकता है कि वो घर्षण बल हो क्या सकता है, घर्षण बल हो। जैसे गेंद को रोकने वाला कौन सा बल है, घर्षण बल है। हो सकता है कि वो श्यान बल हो, श्यान बल। यदि कोई द्रव में, तरल में कोई वस्तु गतिमान है, उसकी गति का विरोध करने वाला भी एक बल वहां मौजूद होता है जिसको हम श्यान बल कहते हैं। वायु का प्रतिरोध हो सकता है, वायु का प्रतिरोध भी एक अवरोधी बल का कार्य करता है। तो ये जो अवरोधी बल हैं, अवरोधी बल क्या करते हैं, ये सारे के सारे अवरोधी बल हैं। क्या हैं, अवरोधी बल। ये गति का विरोध करते हैं, अवरोधी बल गति का विरोध करेंगे, गति का विरोध करते हैं, गति का विरोध करते हैं, गति की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ये आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए, अरस्तु ने जो बातें कही उससे एक भ्रामकता क्रिएट हो गई। अरस्तु ने यह कहा कि किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए एक बाहर से बल लगाने की आवश्यकता है। बाहर से जब आप बल लगाओगे तो वस्तु लगातार गति करती रहेगी, अन्यथा गति नहीं करेगी। जबकि हकीकत यह है कि बाहर से आप बल नहीं लगाते, बाहर से कोई भी वस्तु के ऊपर बल काम नहीं करता, तब वस्तु जिस वेग से गति कर रही है, जिस दिशा में गति कर रही है, हमेशा और हमेशा के लिए गति करती रहेगी। ठीक है, अब यह भ्रामकता क्यों क्रिएट हुई, उसके पीछे है कि अरस्तु ने जब अपना स्टेटमेंट दिया उस वक्त कुछ अज्ञात अवरोधी बल थे, उनके बारे में उनको अज्ञानता थी, उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। जैसे कि घर्षण बल, वायु का प्रतिरोध, श्यान बल, कुछ अवरोधी बल जो कि गति का विरोध करते हैं। इनकी अज्ञानता की वजह से अरस्तु की भ्रामकता क्रिएट होती है। तो अरस्तु की जो भ्रामकता है वो आपको समझ आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं यहां पर जड़त्व। अगला जो अपना बिंदु है वो है जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, जड़त्व किसे कहेंगे? तो जड़त्व किसी पदार्थ का एक गुण है जो ये कहता है कि वस्तु जिस अवस्था में है वो हमेशा और हमेशा उसी अवस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करे। तो ये एक्चुअल में क्या है, वस्तु का गुण होता है, गुणधर्म होता है जो उसकी अवस्था में, अवस्था का मतलब यहां पर है जैसे स्थिर अवस्था है, गतिशील अवस्था है, दिशा की अवस्था है, तो उस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण होता है उसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहा जाता है। चलिए मैं एक बार डेफिनेशन पुट कर देता हूं, क्या है परिभाषा देखिए आपके सामने रखेंगे। देखिए क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण
किसी पदार्थ का वह गुण जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, वस्तु की अवस्था परिवर्तन का वह गुण जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। इस गुण को ये हम क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। देखो, ये कोई भौतिक राशि नहीं है, ये वास्तव में उस वस्तु का गुण होता है, उस पदार्थ का गुण है ये। ठीक है, तो वास्तव में ये भौतिक राशि नहीं है, ये भौतिक राशि नहीं है, जबकि क्या है? वस्तु का गुणधर्म है, वस्तु का गुण है। मैं आपके सामने ये लाइन भी आपके सामने पुट कर देता हूं। देखिए क्या है? जड़त्व। जड़त्व वस्तु का गुण होता है, वस्तु का गुण होता है, न कि भौतिक राशि। ये कोई भौतिक राशि नहीं है, ये कोई भौतिक राशि नहीं है, ठीक? भौतिक राशि नहीं है। अब देखिए, जड़त्व का जो मान है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका मतलब समझना आप कि किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो, तो अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण है, इसी को ही हम जड़त्व कहते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि अवस्था क्या चीज है। अवस्था का यहां पर मतलब है कि वस्तु की अवस्था क्या हो सकती है? स्थिर अवस्था हो सकती है। कौन सी अवस्था हो सकती है? स्थिर। जब उसका वेग 0 हो तो स्थिर अवस्था। गतिशील अवस्था, वस्तु की स्थिति लगातार चेंज हो रही है, वो है गतिशील अवस्था। और दिशा की अवस्था, कि जिस दिशा में वो गति कर रही है, वस्तु सदैव उसी दिशा में ही गति करती रहेगी, या वस्तु की इन स्थितियों के अंदर जब बदलाव होगा, इन स्थितियों के अंदर जब बदलाव होता है तो उसका विरोध होता है। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने छोटी क्लासों में कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। जैसे मैं बात करूं कि यदि कोई घोड़ा है, उस पर घुड़सवार बैठा है, घोड़ा के अचानक चलने पर घुड़सवार पीछे की ओर लुढ़क जाता है। उसके पीछे रीजन है कि घोड़ा स्थिर, घुड़सवार स्थिर। घोड़ा अचानक चल पड़ा, तो घुड़सवार है वो स्थिर था, स्थिर रहना चाहता है, इस कारण से वो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। गतिशील अवस्था में उसमें परिवर्तन हुआ, उसका विरोध हुआ, उसके कारण से वो पीछे की ओर लुढ़क जाता है। आपने एक ऐसा एग्जाम्पल छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये हमारे पास में एक गिलास है, इसके ऊपर एक गत्ता आप रखते हैं, इसके ऊपर आप सिक्का रखते हैं, गत्ते को अचानक तेजी से निकाल दे तो सिक्का है वो इस गिलास में गिर जाता है। ये आपने छोटी क्लास में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा। तो इसके पीछे रीजन है कि जो सिक्का है स्थिर था, स्थिर रहना चाहता है, इस कारण से इसमें गिर जाता है। ओके, गतिशील अवस्था में परिवर्तन का भी विरोध होता है। जैसे कोई बस चल रही है और उसमें हम बैठे हैं, सवारी बैठी है, अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो जो सवारी है वो आगे वाली सीट पर जाकर गिरती है। अचानक से ब्रेक लगाए तो सवारी आगे वाली सीट पर जाकर गिरेगी। क्यों? क्योंकि जो वस्तु है, यहां पर सवारी है वस्तु, वो गतिमान थी और ब्रेक लगाने के बाद में वो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, फिर भी वो गतिशील रहना चाह रही है। जड़त्व के कारण से वो आगे की ओर गिरती है। जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में ही हमेशा वो गति करती रहेगी, अवस्था में परिवर्तन का विरोध होगा। क्लियर हो गई बातें? तो जड़त्व का मतलब है कि वस्तु की स्थिर अवस्था है तो वो स्थिर रहेगी,
गतिशील है तो गतिशील रहेगी, दिशा जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में गति करती रहेगी। यदि इनमें कोई बदलाव होता है तो उनका विरोध होगा। उनका क्या होना है? विरोध होगा। इसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। अब देखिए जड़त्व किन के ऊपर निर्भर करता है, किन पर निर्भर नहीं करता, उसकी बात करते हैं यहां पर। जड़त्व का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जड़त्व वैसे तो एक भौतिक राशि नहीं है, एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है? द्रव्यमान पर। जो जड़त्व है उसका मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। जड़त्व का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। वेग पर निर्भर, वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको कि हमारे पास में दो वस्तुएं हैं, एक गति कर रही है, एक स्थिर अवस्था में पड़ी है, ठीक है, और उनका दोनों का ही जड़त्व सेम है, स्थिर वाली वस्तु का भी और गतिशील वस्तु का भी। दोनों का जड़त्व क्या रहेगा? दो समान द्रव्यमान वाली, दो समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं में से, द्रव्यमान वाली वस्तुओं में से एक वस्तु है वो स्थिर है, एक वस्तु कैसी है? एक वस्तु स्थिर व दूसरी गतिमान है। दूसरी वस्तु कैसी है? वस्तु गतिमान है, गति कर रही है, गतिमान है, लेकिन दोनों का ही जड़त्व समान रहता है। लेकिन दोनों का जड़त्व समान रहेगा। दोनों वस्तुओं का जड़त्व, दोनों वस्तुओं का जड़त्व समान रहता है, समान रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो जड़त्व है वो वेग पर डिपेंड नहीं करता। जड़त्व वेग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान दोनों का समान है तो जड़त्व ही दोनों का क्या रहेगा? समान रहेगा। तो विद्यार्थियों ये थे आज के हमारे छोटे छोटे दो बिंदु, छोटे छोटे जो टॉपिक, जिसमें हमने अरस्तु की भ्रामकता और जड़त्व दोनों देखे। जड़त्व वाला जो टॉपिक है वो हम गति के प्रथम नियम में भी पढ़ने वाले हैं। जब हम गति के नियमों का अध्ययन करेंगे उसमें जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम ही कहलाता है, और उसको अच्छे से समझने के लिए हमें जड़त्व को भी अच्छे से समझना होगा। और मुझे उम्मीद है इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आपको आराम से ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। विद्यार्थियों यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड या संपूर्ण फिजिक्स से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है, हैंड रिटन नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, BCS अकेडमी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको वीडियोज के कोर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। इन वीडियोज के जो कोर्स है उसमें NCERT पर आधारित है।
आपको इनमें बहुत सारे एनसीईआरटी पर बेस्ड एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी यहां पर मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन भी यहां पर मिलने वाला है। जाइए विजिट कीजिए, देखिए और अपना पसंद का कोर्स परचेज कीजिए, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, वाजिब प्राइस में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।